तो घबराहट एक अच्छा इमोशन है जो हमें मदद करता है बेटर परफॉर्म करने के लिए हमारे एग्जाम में, हमारे जॉब्स में, हमारे रिलेशनशिप्स में, टाइम पे पहुंचने पे। अगर आपको ये घबराहट हो रही है कि मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है और ये डर इतना बैठ जाता है कि आप अपना ईसीजी नॉर्मल होने के बावजूद इको कराते हैं, इको नॉर्मल होने के बावजूद एंजियोग्राफी कराते हैं और एंजियोग्राफी नॉर्मल होने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं होती है। घबराहट कब ये नॉर्मल है, कब ये एक स्पेशलिस्ट के पास आपको जाने की ज़रूरत है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे। तो आप गए अपनी फैमिली के साथ घूमने एक हिल स्टेशन पे, वहाँ पे चाय के बागान हैं, आप घूम रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अचानक एक सांप आ गया और आप घबरा गए और आप 1 घंटे तक घबराए रहे। उसके बाद आप होटल गए, लेकिन फिर वहाँ हंसने लगे, अपनी फैमिली के साथ चाय पी, बोला अच्छा सांप इस रंग का था, इतना लंबा था। बोले नहीं पापा इतना लंबा नहीं था, छोटा ही था। तो आपने मज़ा किया और उसके बाद वो बात जो ट्रेजरी है वो कॉमेडी बन गई। लेकिन अगर आपके मन में डर बैठ जाए कि नहीं अब मैं घूमने नहीं जाऊंगा, 3 दिन का हॉलीडे है, मैं तो कमरे में ही रह रहा हूँ और कमरे में भी मैं होटल वालों से चेक कराऊंगा कि यहाँ सांप तो नहीं है, वहाँ सांप तो नहीं है, या हम तो घर वापस जा रहे हैं, अब ये हॉलीडे कैंसिल। तो उसके बाद घर पहुँचने के बाद भी आपके मन में घबराहट रहे, फिर तो समस्या हो गई। इसका मतलब अब स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, आपके मन में गहरा डर बैठ गया है। उसी तरह मैंने बहुत बार देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने रिश्तेदार से मिले, उनके साथ आपने खाया पिया, डिनर किया, फिर सुबह आपको अचानक पता लगता है कि रात को उनको हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उसकी वजह से भी कई बार डर पैदा हो जाता है लोगों के मन में कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और आपने एक अच्छे समझदार इंसान होने के नाते अपने ब्लड टेस्ट कराए, अपना ईसीजी करा लिया, नॉर्मल रूटीन टेस्ट करा लिए, सारे नॉर्मल आ गए। आपने अपने खाने में थोड़ा चेंज कर लिया, थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ा ली, थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम कर लिया और आप बढ़िया चलने लगे और वो इवेंट आपके लिए पॉजिटिव बन गया। बट आपके मन में यही डर बैठ गया कि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कोई किसी की डेथ कभी भी हो सकती है और ज़िंदगी में अब जो है आपको ढंग से नींद ही नहीं आती। रात को किसी का भी फ़ोन आता है तो आपको डर लगता है कि दोबारा कभी हार्ट अटैक का फ़ोन ना आ जाए। तो इसका मतलब आपको प्रोफेशनली दिखाने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपको ये घबराहट हो रही है कि मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है और ये डर इतना बैठ जाता है कि आप अपना ईसीजी नॉर्मल होने के बावजूद इको कराते हैं, इको नॉर्मल होने के बावजूद एंजियोग्राफी कराते हैं और एंजियोग्राफी नॉर्मल होने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं होती है, इसका मतलब इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गई है, बीमारी का डर बैठ गया आपके मन में, पहले जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोला करते थे हमारी भाषा में। तो आपको एक प्रोफेशनल को दिखाने की ज़रूरत है और इलाज कराने की ज़रूरत है। उसी तरह कई बार क्या होता है कि लोगों को घबराहट होती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। जैसे आप मान लो आपको बस पकड़नी है या आपको प्लेन पकड़ना है या आपको ट्रेन पकड़ना है, तो आपको घबराहट हो रही है, वो आपको मदद कर रही है कि हर चीज़ टाइम पे करें। हम 5 मिनट लेट हैं और आपने जल्दी जल्दी वो टाइम 5 मिनट कवर कर लिया और आप अपनी जगह पहुंच गए। उसके बाद आप चिल रिलैक्स आराम से आप अपनी फ़्लाइट में रिलैक्स कर रहे हैं या ट्रेन में आराम से लेटे हैं या बस में बैठ के केला खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। बट उसके बाद क्या है, आपको हमेशा ही घबराहट रहती है, आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, जहां 2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए आप 4 घंटे पहले ही पहुंच गए, तो वो तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको उसमें भी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशनली, अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, अब डेफिनेटली आपको बॉसेस के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, क्राउड जो है वो 25-20 लोगों का है, वहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है, या टीचर है नए नए अब इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया उनको अदर टीचर्स के सामने प्रेजेंटेशन देनी है एंड सो ऑन। तो अगर कोई भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हाथ पांव थोड़े कांपने लगते हैं, लेकिन 5-10 मिनट बाद जब चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स होने लगते हैं, तब तो ये ओके है। लेकिन आपको हर प्रेजेंटेशन के पहले ऐसी घबराहट होती है या हर एग्ज़ाम से पहले ऐसी घबराहट होती है कि आपका एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं हो पाता, बनी बनाई प्रेजेंटेशन ही नहीं हो पाती। रिसेंटली तो मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको दिल्ली से बाहर अपन कहीं स्पेशली बुलाया गया था प्रेजेंटेशन के लिए, और वहाँ गए वो रात भर सोचते रहे कि मुझसे प्रेजेंटेशन में गलती ना हो जाए, 150 लोग आएंगे, मैं कैसे मैनेज करूँगा। और उन्होंने अपनी फ़्लाइट बुक कराई, प्रेजेंटेशन से पहले ही वो दिल्ली वापस आ गए और उनकी प्रेजेंटेशन किसी और ने दी, तो डेफिनेटली क्रेडिट भी उसको मिलेगा। बाद में उन्होंने रिग्रेट किया और इलाज कराने के लिए भी आए, तो वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होगी। तो इसका मतलब अब तो घबराहट में जो है उनको इलाज की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि अगर घबराहट की वजह से वो बेटर प्रेजेंटेशन बनाते, थोड़े से कॉन्शियस रहते, प्रेजेंटेशन देते और बार बार उस काम को करते और वो डर निकल जाता, फिर तो कोई बात नहीं थी, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें किसी भी तरह की इलाज की ज़रूरत नहीं थी। उसी तरह मान लीजिए आपने किसी लड़की को अप्रोच करना है, उसे प्रपोज करना है, आप थोड़े एंग्शियस रहते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। उससे आप अपना ड्रेस कोड थोड़ा अच्छा रखेंगे, अपना हेयर स्टाइल थोड़ा ध्यान से रखेंगे, शीशे में 2 बार चेक करके जाएंगे तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा।
लेकिन आपको घबराहट ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप बोल ही नहीं पा रहे और उसकी जगह कुछ और ही बोल के आ गए और उसकी वजह से आपका इंप्रेशन ही चला गया, फिर तो गड़बड़ है। इसका मतलब आपको सोशल एंग्जाइटी होती है या रिजेक्शन का डर लगता है, तो इसका मतलब फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो घबराहट एक अच्छा इमोशन है जो हमें मदद करता है बेटर परफॉर्म करने के लिए, हमारे एग्ज़ाम में, हमारे जॉब्स में, हमारे रिलेशनशिप्स में, टाइम पे पहुंचने पे। और उसके बाद जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो घबराहट भी ख़त्म हो जाती है और हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में चले जाते हैं। लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा लगता है हार्ट अटैक ही हो जाएगा, मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, इसको पैनिक अटैक बोलते हैं। और अगर एक पैनिक अटैक होता है या कई पैनिक अटैक होते हैं, उसके बाद महीना भर वो रहता है और डर रहता है कि मैं मर जाऊंगा, जबकि पता होता है कि सारी जांचें नॉर्मल हैं, तो वो पैनिक डिसऑर्डर बन जाएगा। उस केस में तो ट्रीटमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत है। उसके बाद दूसरी एक घबराहट वर्ड होता है इंटेंसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ बार बार हो रही है। अब पैनिक अटैक में तो ऐसा होता है महीने में 2-3 अटैक हुए, बट जीएडी में क्या होता है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। उसमें क्या होता है, रोज़ छोटी मोटी बातों पे घबराहट हो रही है कि पानी नहीं आ रहा, ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच रहे, प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा, रात को लाइट तो नहीं चली जाएगी, नींद पूरी होगी या नहीं होगी। इसका मतलब छोटी मोटी चीज़ों पे इतनी घबराहट हो रही है कि आप हर बात पे चिड़चिड़ करने लगते हैं, आपको बेचैनी होने लगती है, आपको ठीक से नींद नहीं आती, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, काम में उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, छोटी मोटी चीज़ों में बाकी लोगों से लड़ने लग जाते हैं। तो इसका मतलब जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। ऐसा अगर 6 महीने से ज़्यादा रहता है तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। उसी तरह अगर हम फोबियाज़ की बात करें, जैसे हमने शुरू में सांप की बात की थी, अब कई लोगों को इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो लिफ्ट में नहीं जा पाते, वो एरोप्लेन में नहीं जा पाते, वो नहाते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं बंद कर पाते, वो अकेले घर में नहीं रह पाते और बाहर जाते हैं तो साथ में किसी को जाना चाहिए। अब एक ही इंसान में सारे लक्षण तो नहीं होंगे, बट किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, तो इसका मतलब इनको फोबिया है। और फोबिया की डेफिनेशन ये होती है इर्रेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए स्टिमुलाई। इसका मतलब आपका जो डर है आप भी समझते हैं कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो डर बहुत ज़्यादा लगता है और उसकी वजह से आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। उसके अलावा कुछ और बीमारियाँ भी होती है, जैसे ओसीडी है जिसमें बार बार हाथ धोना, ताले चेक करना, नोट गिनना, भगवान के बारे में या उन लेडीज़ के बारे में जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं उनको लेके सेक्सुअल थॉट्स आना, उसकी वजह से घबराहट पैदा होना, फिर तो डेफिनेटली इलाज की ज़रूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा एक और डायग्नोसिस आता है जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद एंग्जाइटी। जैसे हस्बैंड वाइफ में रस्साकशी चल रही है, बॉस या एम्प्लॉई में रस्साकशी चल रही है, टीचर या स्टूडेंट में कोई कहा सुनी हो गई है, या लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जिसको आमतौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं, तो फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अगर नहीं बनती तो मेडिसिन की ज़रूरत भी पड़ेगी। उसी तरह डिप्रेशन में भी कई बार होता है, आपको हो तो घबराहट रही है लेकिन उसके साथ आपका मन भी उदास है, रोने का मन करता है, बेचैनी होती है, मरने के ख्याल आते हैं, तो घबराहट नहीं दोस्त, डिप्रेशन है। तो इस केस में भी आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी मैनेजेबल है और उसकी वजह से ज़िंदगी में आपका फ़ायदा ही हो रहा है और आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रोफेशनल को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी क्रिएट हो रही है और आप नॉर्मल ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, तो अपने आप को परेशान करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और बार बार फालतू की जांचें कराने का भी फ़ायदा नहीं है, डॉक्टर शॉपिंग करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, प्रॉपर डायग्नोसिस बने, इलाज कराएं और अपनी ज़िंदगी के मज़े लें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।